आज ऑनलाइन क्लास में मैं योगेश कुमार, भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज, नई मंडी, मुजफ्फरनगर से वाणिज्य प्रवक्ता। आज हम 11वीं क्लास के व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार का अध्ययन करेंगे, जिसमें एक पाठ है साझेदारी और इसका प्रकरण है साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख क्या होता है, पहले हमें ये मालूम करना होगा। ये जानना आवश्यक है कि साझेदारी संलेख होता क्या है। साझेदारी की स्थापना करने से पूर्व हमें एक समझौता अनुबंध बनाना होता है। ये अनुबंध मौखिक या लिखित दोनों प्रकार का हो सकता है। इस अनुबंध में साझेदारों के मध्य होने वाले हर ठहराव का वर्णन किया जाता है। ये लिखित और मौखिक होने के कारण इसका प्रभाव साझेदारों के मध्य ऐसा रहता है जैसे लिखित अनुबंध होता है। इसलिए कहते हैं कि लिखित अनुबंध ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि लिखित अनुबंध को हम न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। कल को वाद होता है या वाद के प्रति हमें कोई सबूत देना होता है, तो वो लिखित अनुबंध हम उसमें प्रस्तुत कर सकते हैं। साझेदारी संलेख भी उसी समझौते को या अनुबंध को कहते हैं। इसके लिए साझेदारों में कुछ बातें होनी चाहिए, जैसे साझेदार अनुबंध करने के योग्य होना चाहिए। अनुबंध करने के योग्य का मतलब है कि साझेदार कम से कम 18 साल की आयु का होना चाहिए। इससे कम आयु का साझेदार अव्यक्त कहलाएगा। दूसरा, साझेदार पागल नहीं होना चाहिए। उसकी दिमागी स्थिति सही होनी चाहिए। अगर उसकी दिमागी स्थिति सही नहीं है तो वो अनुबंध के लायक नहीं कहलाता, वो अवैध कहलाएगा। तीसरा, साझेदार दिवालिया नहीं होना चाहिए। वो भविष्य में कभी भी दिवालिया नहीं होना चाहिए, यानी कि उसके साथ ऐसी स्थिति ना हो कि उसका व्यापार दिवालिया हो गया हो, उस पर लोगों के पैसे हों और वो दोबारा से समझौता करे। ऐसे साझेदार से फर्म की ख्याति खराब होती है। तो ये साझेदारी अनुबंध के लिए व्यक्ति का जो शर्तें होती हैं वो होनी चाहिए। इसके बावजूद साझेदारी का आरंभ करने से पहले अनुबंध तैयार किया जाता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार अनुबंध बनाना जरूरी है और वो साझेदारी संलेख के अंतर्गत आता है। साझेदारी संलेख से पहले साझेदार कितने प्रकार के होते हैं ये भी हमें जान लेना आवश्यक है। साझेदार कितने प्रकार के होते हैं? साझेदार हमारे हिसाब से 4 प्रकार के होते हैं। पहला, दायित्व के आधार पर। दायित्व जो हमें कल को भुगतान करना है, लोगों का जो हम पर कर्जा है, वो दायित्व के अंतर्गत आता है। दूसरा, कार्य के आधार पर। कार्य, वर्क कि साझेदारी में कार्य जो किया जाएगा उसके आधार पर साझेदार कितने प्रकार के होते हैं, उनका भी पूरा स्थान रखा जाएगा। तीसरा होता है अधिकारों के आधार पर। अपने अपने अधिकार, यानी कि साझेदारों के फर्म में क्या क्या अधिकार हैं, उन अधिकारों का भी जो लेखा जोखा है उसके आधार पर भी हम साझेदारों को विभाजित करते हैं या साझेदारों का बंटवारा होता है। इसके बाद आता है अन्य प्रकार के। कुछ अन्य भी होते हैं जो इनसे अलग हटकर होते हैं, वो अन्य प्रकार के साझेदार कहलाते हैं। साझेदार में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे दायित्व के आधार पर। दायित्व के आधार पर 2 प्रकार के साझेदार होते हैं। एक सामान्य साझेदार, दूसरा सीमित साझेदार। सामान्य साझेदार का मतलब जिसे सारे अधिकार एक सामान्य होते हैं, यानी कि एक नॉर्मल साझेदार की तरह होते हैं, जो बिल्कुल हर प्रकार से सक्षम है हर कार्य करने के लिए, वो सामान्य साझेदार के अंतर्गत आता है। सामान्य साझेदार वो होता है जिसका दायित्व फर्म में असीमित होता है, क्योंकि पूरी फर्म का दायित्व असीमित होता है, तो इसलिए सामान्य साझेदार में असीमित साझेदार कहलाता है। यानी कि उसकी निजी संपत्ति के साथ, उसकी व्यापारिक संपत्ति के साथ साथ निजी संपत्ति भी अगर कल भविष्य में फर्म दिवालिया होती है तो उसकी जब्त कर ली जाएगी, वो सामान्य साझेदार के अंतर्गत आता है। दूसरा साझेदार आता है सीमित साझेदार। सीमित साझेदार का मतलब होता है जिसका दायित्व सीमित होता है, एक बनाए हुए टारगेट के अंदर उसका दायित्व सीमित होता है, उसके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित होता है, या व्यापारिक संपत्ति, व्यापार में होने वाले लाभ तक सीमित होता है, या ये कह सकते हैं कि एक निर्धारित राशि हमने सीमित कर दी कि इस राशि तक इसका दायित्व सीमित रहेगा, वो सीमित साझेदार में आता है। सीमित साझेदार को फर्म में कार्यवाहक कार्य में कुछ ही स्थान मिलता है, स्वतंत्र स्थान नहीं मिलता। सीमित साझेदार में दायित्व उसका सीमित होता है। अगर कल को फर्म दिवालिया होती है
या फर्म विघटित होती है और उस समय कोई हानि ज़्यादा हो जाती है, तो वो व्यक्ति उसी सीमा तक अपना दायित्व निभाएगा जिस सीमा तक उसका दायित्व निर्धारित किया गया है। इसके बाद हमारे जो दूसरा है वो है कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर साझेदार दो प्रकार के होते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय साझेदार वो होता है जो फर्म में संपूर्ण कार्यों में भाग लेता है, सक्रिय होता है, वो हर प्रकार से दिखाई देगा, उसकी कार्यविधि दिखाई देगी क्योंकि वो सक्रिय है। वो फर्म के कार्यों में भी भाग लेगा, फर्म को हिसाब किताब को भी देखेगा, फर्म को संचालन भी करेगा और लाभ में हिस्सा भी होगा, वो सक्रिय साझेदार होता है। दूसरा होता है निष्क्रिय साझेदार, जो फर्म में पूंजी तो लगाता है, हिस्सेदार भी होता है, लेकिन फर्म के कार्यों में भाग नहीं लेता। वो साइलेंट पर्सन के रूप में कार्य करता है, यानी कि वो फर्म में हिस्सेदार तो है, लाभ हानि का है, वो फर्म के डाटा भी देख सकता है, फर्म के हिसाब किताब भी देख सकता है, लेकिन वो फर्म के कार्यों में भाग नहीं लेता, केवल पूंजी लगाने का अधिकारी होता है। ये सक्रिय साझेदार और निष्क्रिय साझेदार मैंने आपको बताया। इसके बाद तीसरे पॉइंट पर हम चलते हैं। तीसरा पॉइंट होता है हमारा अधिकारों के आधार पर। मैंने अभी आपको बताया था कि अधिकार क्या होता है। अधिकार जहाँ तक हमारा क्षेत्र होता है वो अधिकार है हमारा, जहाँ तक हम कार्य कर सकते हैं वो हमारे अधिकार में आता है। अधिकार के आधार पर सबसे पहला जो होता है वो लाभ है। लाभ के आधार पर, लाभ के आधार पर क्या होता है कि साझेदार केवल लाभ पाने का अधिकारी होता है। फर्म में लाभ पाने का अधिकारी है, पूंजी लगा दी, लाभ पाया जाएगा, उसे फर्म में किसी कार्य से कोई मतलब नहीं होता, केवल लाभ मिलता रहता है। दूसरा होता है नाम मात्र का। केवल ये साझेदार जो नाम मात्र का होता है, इसका कार्य फर्म से कोई लेना देना नहीं होता। केवल ये व्यक्ति ना तो फर्म से लाभ लेता है, ना फर्म के किसी भी कार्य में दायित्व अपना निभाता है। ये केवल फर्म के जो नुकसान और नफ़ा होता है, भविष्य में जो नुकसान होगा फर्म को, उसमें इसकी सहभागिता रहेगी, क्योंकि ये अपनी केवल ख्याति ही इस फर्म को देता है, अपना नाम देता है, अपने नाम के आधार पर साझेदारी में रहता है। ये फर्म में नाम के बेस पर ही काम करता है, केवल इसका नाम लिया जाता है फर्म में, और इसलिए ये नाम मात्र का ही साझेदार कहलाता है। इसके बाद कार्यकारी। कार्यकारी साझेदार वो होता है जिसका संपूर्ण काम करना होता है, वो काम ही काम करता है केवल, मतलब फर्म में लाभ के बदले वो कार्यकारी होता है कि किसी साझेदार ने अपने हिस्से में से कुछ साझेदार का हिस्सा देकर उसे रखा और वो फर्म में कार्य देखता रहेगा। यानी कि जो वर्किंग कार्य है उसके लिए जो साझेदार होता है वो कार्यकारी साझेदार कहलाता है। इसके बाद आता है अव्यक्त साझेदार। अव्यक्त साझेदार वो होता है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम होता है, नाबालिग। इस तरह का साझेदार की सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो फर्म में या तो किसी साझेदार का पुत्र है, उस साझेदार की मृत्यु होने के बाद उसे रखा गया है, या फर्म में किसी गतिरोध के लिए उसके पुराने जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने कार्य किया, उसे रखा है, या किसी सहायतार्थ उसे साझेदार बनाया गया है। इस साझेदार को केवल लाभ दिया जाता है, ये फर्म के किसी भी दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं होता, ये फर्म की पुस्तकें भी नहीं देख सकता, ये फर्म के खिलाफ वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता, न्यायालय में फर्म के खिलाफ वाद नहीं प्रस्तुत कर सकता। ये एक साइलेंट या ये कहें एक छोटा पर्सन है जिसे हमने लाभ के लिए रखा है और उसका घर खर्च चलता रहे, इसलिए साझेदार बनाया है। इसके बाद आता है गुप्त साझेदार, जो दिखाई नहीं देता। ये फर्म में पूंजी लगा देता है, जितना लाभ होता है उसमें से लाभ का हिस्सा ले जाता है, इसे फर्म के कार्यों से कोई मतलब नहीं होता। ये फर्म में दिखाई नहीं देता। फर्म के लोग जो भारी व्यक्ति लोग होते हैं, जो फर्म से अलग व्यापारी होते हैं, वो इसे नहीं जानते, इसका कोई परिचय नहीं होता, ये केवल लाभ के हिस्सेदार होता है। साइलेंट पर्सन इसे कहते हैं। बिल्कुल ये कहीं दिखाई नहीं देता, ना ये हिस्सा लेता है ना कुछ, ये बस वर्ष में एक बार लाभ देखता है, बैलेंस शीट देखता है और अपना हिस्सा ले जाता है, ये इसका कार्य होता है। इसके बाद आता है अन्य प्रकार के। अन्य प्रकार का मतलब है दो अन्य प्रकार के सहायक होते हैं। इन साझेदारों को इसलिए अन्य प्रकार का कहा गया कि इनका कोई महत्व नहीं होता, इनका महत्व उस कार्य के बाद होता है। जैसे प्रवेश पाने वाला साझेदार, जो फर्म में नया साझेदार आ रहा है उसका महत्व जो बढ़ेगा जब वो साझेदार बन जाएगा, तो इसे इसलिए अन्य साझेदार कहा जाता है क्योंकि वो फर्म में अभी आ रहा है, तो वो आने वाला साझेदार होता है। जब वो फर्म में पूरा प्रवेश कर जाएगा तब इसके पूरे अधिकार निर्धारित होंगे। दूसरा अवकाश वाला साझेदार, जो फर्म से जा रहा है, फर्म छोड़ के जा रहा है, और जो फर्म छोड़ के जा रहा है उसका दायित्व खत्म हो चुका है, उसका समस्त हिसाब दे दिया जाएगा,
तो ये अन्य साझेदारों में गिना जाता है। ये साझेदार के प्रकार थे जो साझेदारों में हमने आपको विस्तार से समझाया। इसके बावजूद अब आते हैं हम साझेदारी संलेख में निहित बातें। एक साझेदारी संलेख अगर हम बनाते हैं तो उसमें हमें क्या क्या बातें स्पष्ट रूप से रखनी होंगी, क्या क्या बातें इन्वॉल्व करनी होंगी, उन बातों को हम देखेंगे। सबसे पहला होता है फर्म का नाम व पता। जब हम फर्म स्थापित करते हैं तो उस फर्म में साझेदारी संलेख बनाते हुए ये लिखना होगा कि हमारी फर्म का क्या नाम होगा और वो किस स्थान पर स्थापित की जाएगी। ये महत्वपूर्ण कार्य है। किसी के भी घर का पता हो, उसका नाम और पते के बिना आप उसे ढूंढ नहीं सकते, देख नहीं सकते। इसीलिए फर्म का नाम और पता होना आवश्यक है। बिना नाम और पते के आप फर्म पर नहीं जा सकते। उसके बाद साझेदारों के नाम में पते, जो उसमें साझेदार बनाए गए हैं उन साझेदारों के भी नाम और पते उसमें होना चाहिए। तभी तो हमें पता लगेगा इस व्यक्ति को हम फर्म में साझेदार हैं या नहीं है। कल को हम देखने लगे उसका नाम पता नहीं है तो कौन व्यक्ति, एक नाम के 1000 व्यक्ति होते हैं। तो इसलिए हमें यह ढूंढना होता है कि जिस साझेदार को हमने साझेदार बनाया उसका नाम क्या है, उसका पता क्या है, वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। ये उसके नाम व पते हो गए। नाम व पते के बाद होता है व्यापार की प्रकृति एवं क्षेत्र। व्यापार किस प्रकार का होना चाहिए, किस चीज़ का व्यापार करेंगे हम। कोयले का व्यापार करेंगे, गेहूं का व्यापार करेंगे, चावलों का व्यापार करेंगे, या ट्रेडिंग का काम करेंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, क्या करेंगे हम, वो इसके अंदर होता है। और उसका क्षेत्र कितना है, कितने बड़े पैमाने पर या कितने दूरी तक वो कार्य करेगा, किन किन स्टेटों में वो काम करेगा, ये भी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। इसके बाद उसके अंदर लिखा जाता है साझेदारी की अवधि। ये बहुत महत्वपूर्ण है। व्यापार शुरू करते हुए किसी को ये नहीं पता होता कि मेरा व्यापार कितने साल चलेगा। 1 वर्ष भी चल सकता है, 100 वर्ष भी चल सकता है। ऐसी साझेदारी का होता है कि साझेदारी कितने वर्ष चलेगी ये निश्चित होना जरूरी है। तो अवधि देनी होती है। अगर हमारा मन है कि हमारी साझेदारी बस 4 ही साल की है, साझेदारों के मध्य समझौता हो गया भाई 4 वर्ष साझेदारी रखनी, तो इसमें हम 4 वर्ष की अवधि लिखेंगे। और अगर हमें यह है कि हमें साझेदारी जब तक चल रही है चलती रहेगी, तो हम इसमें लिख देंगे अनंत, कि जब तक चल रही है चलती रहेगी अनंत। उसके बाद इसके अंदर ये भी लिखा जा सकता है कि समझौते में किस तरह की साझेदारी का विघटन किया जा सकता है, कि किस प्रकार हम साझेदारी का विघटन करेंगे, सभी साझेदारों की सहमति से या एक की सहमति से या अन्यों की। इसके बाद आता है पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज यानी कि जो साझेदारों ने फर्म में पूंजी लगाई है, जो साझेदारों ने फर्म में पूंजी लगाई है, उस पूंजी पर कितने प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा। ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, दोनों प्रकार का होता है। ऐसा भी हो सकता है कि हम ये कह दें कि फर्म में ब्याज दिया ही नहीं जाएगा, तो उसका भी उल्लेख इसके अंतर्गत किया जाएगा। ये भी लिखना अनिवार्य है। इसके बाद आता है अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज। अगर कोई साझेदार फर्म में अपनी पूंजी, निर्धारित पूंजी के अतिरिक्त पूंजी लगाता है, तो वो उस पर ब्याज पाने का अधिकारी होगा या नहीं, ये भी निर्धारित होना चाहिए। ये निर्धारित होना जरूरी है, ये निर्धारित होना जरूरी है। और बिना इसके निर्धारण के हम उसका कार्य नहीं कर सकते। तो इसलिए पूंजी पर ब्याज भी जरूरी है। पूंजी, अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज का प्रावधान है। अगर कोई समझौता नहीं होता है तो साझेदार पूंजी पर 6% की दर से ब्याज पाने का अधिकारी है। इसके बाद आहरण की मात्रा। आहरण क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि आहरण होता है। जो साझेदार हैं और वो फर्म से घर खर्च के लिए कोई धन निकालते हैं, तो उस निकाले गए धन को आहरण कहते हैं। अब उस निकाले गए धन पर कितनी राशि का निकाला जाएगा, कितनी का नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। इस कार्य के लिए हमें ये व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि कितना धन वो निकाल सकते हैं। तो ये सब आहरण पर ब्याज की व्यवस्था है। इसके बाद आता है आहरण पर ब्याज। निकाली गई राशि पर कितना ब्याज लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा, उस ब्याज की मात्रा कितनी होगी, यानी कि दर कितनी होगी, 6%, 5%, 4%, वो इसमें व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद आता है लाभ हानि का विभाजन। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। साझेदारी अगर चल रही है
तो उसमें ये देखना अनिवार्य है कि साझेदारों को लाभ का विभाजन किस प्रकार किया जाएगा, एक बराबर का अनुपात में होगा या 2:2:1 के अनुपात में होगा या निर्धारित अनुपात में होगा, ये भी निश्चित किया जाना चाहिए। अगर साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया है तो साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों में जो लाभ बांटा जाता है वो बराबर बांटा जाता है। इसके बाद आता है साझेदारों को वेतन व कमीशन। अगर कोई साझेदार फर्म में अतिरिक्त कार्य करता है तो क्या उसे वेतन दिया जाएगा, कमीशन दिया जाएगा बिक्री पर? अगर नहीं दिया जाना है तो उसका लेखन नहीं किया जाएगा। उसे भी हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं कि उसे दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। साझेदारी संलेख में उसका भी इन्वॉल्व होना या उसे लिखा जाना बहुत ज़रूरी है ताकि कल भविष्य में वाद खड़ा ना हो। इसके बाद आता है साझेदारों द्वारा पूंजी का योग। कौन साझेदार कितनी पूंजी लगाएगा, पूंजी कैसे कैसे लगाएगा, कैश में लगाएगा या सामान में लगाएगा या किसी वस्तु में लगाएगा या फर्नीचर में लगाएगा, उसका वर्णन होना। साझेदारों द्वारा फर्म को ऋण, कोई भी साझेदार फर्म को ऋण देगा या नहीं देगा, अगर देगा तो उसका प्रावधान क्या है, इसका भी इन्वॉल्व इसमें होना चाहिए। फर्म का हिसाब किताब, फर्म का जो हिसाब किताब है उसका लेखा भी होना चाहिए, लिखा जाना चाहिए कि सभी साझेदार हिसाब किताब देखने के योग्य होंगे या नहीं, कौन देख सकता है कौन नहीं देख सकता, कौन साझेदारी के हिसाब किताब की पुस्तकें देखेगा, ये वर्णन उसमें होना चाहिए। कौन इस हिसाब किताब को लिखेगा, ये भी वर्णन हो जाना चाहिए। इसके बाद आता है ख्याति का मूल्यांकन। ख्याति का मूल्यांकन एक बहुत बड़ा पॉइंट है, इसे सूक्ष्म में हम आपको बताते हैं। ख्याति एक ऐसी चीज़ है कि फर्म में होने वाले लाभ के आधार पर ख्याति होगी या अधिलाभ रीति से होगी या वार्षिक वर्ती रीति से होगी, किस रीति से हमें ख्याति का गणना करनी है उसका भी हमारे यहाँ उल्लेख होना चाहिए। इसके बाद आता है नए साझेदार का प्रवेश। नए साझेदार का प्रवेश किस प्रकार होगा, सभी साझेदारों की सहमति से या किसी एक साझेदार की सहमति से, या जो साझेदार अपने स्थान पर नए साझेदार को प्रवेश देगा तो वो लाभ में से हिस्सा अपने आप देगा या सभी देंगे, इसका भी उल्लेख होना चाहिए। साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण, यदि कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है फर्म से जाता है तो उस जाने वाले साझेदार का लेखा जोखा किस प्रकार किया जाएगा, उसके अनुपात को किस प्रकार बांटा जाएगा, इसका भी साझेदारी संलेख में उल्लेख होना चाहिए। साझेदार का दिवालिया होना, अगर कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है, फर्म में अगर कोई साझेदार कंगाल हो जाता है उसे दिवालिया कहते हैं, तो उस परिस्थिति में ये भी लिखा जाना चाहिए कि उसकी पूंजी जो कमी है, पूंजी की कमी है, वो किस अनुपात में बांटी जाएगी, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार या गार्नर बनाम मर्रे के अनुसार किस अनुपात में बांटी जाएगी, वो लिखा जाना अनिवार्य है। साझेदारी का समापन, अगर फर्म को समाप्त करना है तो उसके लिए क्या प्रावधान होगा, सभी साझेदारों की इच्छा से होगा या किसी एक साझेदार की इच्छा से होगी या न्यायालय द्वारा दिया गए निर्देश के अनुसार क्या फर्म समापन होगा, ये इसमें उल्लेख होना चाहिए। साझेदारी के नियमों का उल्लंघन ना हो, अगर कोई साझेदार साझेदारी के नियमों का उल्लंघन करता है या तोड़ता है, नियम तोड़ता है, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, इसका भी इसमें पूर्णतः उल्लेख होना चाहिए। साझेदारों में कार्य का आवंटन, ये महत्वपूर्ण कार्य है, सभी साझेदारों में उनका कार्य बांट दिया जाता है, उनकी योग्यता के अनुसार कार्य बांटा जाएगा ताकि किसी भी साझेदार को ये ना हो कि मुझे से अतिरिक्त कार्य कराया गया है, ये पहले ही प्रावधान निर्धारित कर देना चाहिए। ये साझेदारी संलेख में उल्लेखित जो बिंदु हैं वे हैं। अब इसके बाद इन बिंदुओं के अभाव में क्या नियम लागू होगा, ये भी जानना जरूरी है। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है कि प्रलेख बनाते हुए इस बात को सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य है कि अगर वो प्रलेख नहीं बना तो उस समय परिस्थिति में हम कौन से नियम लागू करेंगे। तो साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले प्रमुख नियम हैं, पहला, व्यापार के संचालन में भाग लेने का अधिकार। अगर कोई नियम नहीं बना तो समस्त साझेदारों को व्यापार के संचालन में भाग लेने का अधिकार होगा। दूसरा, लाभ हानि में समान अधिकार। अगर साझेदारी संलेख का नियम पारित नहीं होता, नहीं बना है, तो सभी साझेदारों को साझेदारी के जो लाभ हैं वो बराबर पाने का अधिकार है, अपने बराबर अनुपात में लाभ हानि प्राप्त करेंगे, वेतन या पारिश्रमिक प्राप्त नहीं होना। और यदि साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया है तो किसी भी साझेदार को वेतन पाने का अधिकार नहीं होता, वो वेतन पाने का अधिकारी नहीं है, ना ही उसे कमीशन मिलने का अधिकार है। इसके बाद पूंजी एवं आहरण पर ब्याज नहीं,
अगर साझेदारी संलेख के अभाव में कोई भी साझेदार पूंजी हो या आहरण हो, उस पर ब्याज पाने का अधिकारी नहीं होगा, उसे ब्याज नहीं दिया जाएगा। इसके बाद आता है ऋण पर ब्याज पाने का अधिकार। अगर कोई साझेदार पूंजी के अतिरिक्त फर्म को ऋण देता है, लोन देता है, तो वो साझेदार उस लोन पर ब्याज पाने का अधिकार रखता है, क्योंकि ब्याज पाने का अधिकार है और वो ब्याज की दर 6% वार्षिक होगी। ये भी नियम है। इसके बाद फर्म की संपत्ति में समान अधिकार। अगर साझेदारी संलेख में इसका कोई जिक्र नहीं है संपत्ति के बारे में, तो वो साझेदार फर्म की सारी संपत्तियों में अपना अधिकार जता सकता है, वो उसका अधिकार होता है। इसके बाद आता है फर्म की पुस्तकों का निरीक्षण करना, प्रतिलिपि लेना। एक साझेदार अगर साझेदारी संलेख में ये नियम नहीं लिखा हुआ है, साझेदारी संलेख नहीं बना हुआ है, तो वो फर्म की समस्त पुस्तकों को, हिसाब किताब की समस्त पुस्तकों को, समस्त कार्यों को देख सकता है और उसकी प्रतिलिपि भी ले सकता है, यानी कि उसकी फोटोकॉपी भी ले सकता है। ये अधिकार उसे होता है। नए साझेदार का प्रवेश। अगर साझेदारी संलेख में कोई नियम नहीं लिखा हुआ है कि साझेदार का प्रवेश कैसा होगा, तो उस समय, उस परिस्थिति में सभी साझेदारों की सहमति से ही साझेदारी फर्म में प्रवेश हो सकेगा, अन्यथा नहीं। अगर कोई एक साझेदार इसके लिए तैयार नहीं है, तो नया साझेदार प्रवेश नहीं कर सकता। यह भी अनिवार्य है। ये 8 के 8 पॉइंट जो मैंने आपको बताया, एक साझेदारी संलेख के अभाव में होता है, यानी कि साझेदारी संलेख ना बनने के अभाव में ये कार्य किया जाएगा। इसके बाद आता है साझेदारों के अधिकार। क्या क्या अधिकार हैं? वो तो साझेदारी संलेख के अभाव में थे। अब उसके जो एक्चुअल में अधिकार हैं, वो किन अधिकारों तक कार्य कर सकता है, किन अधिकारों के तहत अपने को प्रदर्शित कर सकता है? वो पहला है व्यापार के संचालन में भाग लेने का। कोई भी मैंने अभी बताया है, साझेदारी फर्म का हर साझेदार साझेदारी फर्म के कार्यों में भाग ले सकता है, अपना अधिकार जता सकता है। मत प्रकट करने का, फर्म के किसी भी निर्णय में अपना मत देने का अधिकार रखता है। हर साझेदार को यह अधिकार होता है कि फर्म के प्रति अगर कोई बातचीत करनी है, कुछ पूछना है, तो वो अपना निर्णय रख सकता है। इसके बाद पूंजी पर ब्याज। साझेदार को पूंजी पर ब्याज पाने का भी अधिकार है, और वो सभी साझेदारों को अधिकार होता है अगर समझौता नहीं है। और समझौता नहीं है तब वो ब्याज नहीं पा सकता। अगर समझौता है तो ब्याज पाएगा। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं है तो वो अपना मत रख सकता है कि मुझे ब्याज लेना है, तो वो सभी साझेदारों को ब्याज मिलेगा। इसके बाद लाभ हानि में समान पाना। साझेदारी संलेख के अभाव में ये अधिकार तो होता ही है कि उसे लाभ हानि में समान अनुपात हो, ये अभाव में ही ये भी कार्य करेगा। इसके बाद आता है वेतन या पारिश्रमिक न होना। ये भी साझेदारी संलेख में निहित बात है, अधिकारों में भी यही आएगी कि वो वेतन और पारिश्रमिक या कमीशन पाने के अधिकारी नहीं होते। फर्म के द्वारा किसी विशेष दायित्व की पूर्ति, हाँ, ये एक नया पॉइंट है जो साझेदारी संलेख में नहीं था। ये कोई भी विशेष दायित्व उसे जिम्मेदारी दी गई है तो वो उसे निभाएगा। ये हर साझेदार का कार्य है कि उस दायित्व को पूर्ति करने का उसका अधिकार है, वो उसे पूर्ति करेगा। फर्म की संपत्ति में अधिकार समान, ये भी हमारी साझेदारी संलेख के अभाव में आया था। इसके बाद फर्म छोड़ने में स्वतंत्रता। हर साझेदार को फर्म छोड़ने की स्वतंत्रता होती है, फर्म छोड़ के जाने की स्वतंत्रता होती है। वो किसी बंदिश में नहीं रहता, वो एक अपनी तरफ से सूचना देकर फर्म को छोड़ सकता है। फर्म से निष्कासन। साझेदारों को यह भी अधिकार होता है कि कोई साझेदार अगर फर्म से भिन्नता में या फर्म के हित में कार्य नहीं करता है तो उसे फर्म से निष्कासित किया जा सकता है, या फर्म से निष्कासित करने का अधिकार होता है। इसके बाद प्रतियोगी व्यवसाय का संचालन। कोई भी साझेदार जो प्रतियोगिताएं वाली फर्म है, यानी कि उसके समकक्ष व्यापार करने वाली फर्म है, उसमें संचालन नहीं कर सकता। यह अधिकार नहीं होता उसे कि वो उसमें संचालन करे। ये एक साझेदारी फर्म में के अधिकार हैं कि उस फर्म में साझेदार को क्या क्या अधिकार होते हैं और उन अधिकारों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अब कर्तव्य, साझेदार के कर्तव्य, यानी कि उसके फर्म के प्रति क्या क्या कर्तव्य होते हैं। कर्तव्य का मतलब है जो उसका अपना कर्तव्य है, निभाना है। जीवन का लक्ष्य में जो कर्तव्य होते हैं, ऐसे ही फर्म के प्रति भी लक्ष्य में कर्तव्य होते हैं। पहला, फर्म का कार्य बिना पारिश्रमिक के तथा निष्ठापूर्वक करना, यानी कि साझेदार के अंदर ये होना चाहिए कि उसे
बिना किसी वेतन के अगर फर्म का कोई कार्य दिया गया है तो उसे निष्ठा से करे, सम्मान से करे, ये उसका कर्तव्य है। दूसरा आता है जानबूझकर लापरवाही के लिए क्षतिपूर्ति करना। अगर कोई साझेदार फर्म में जानबूझ के लापरवाही करता है या स्वेच्छा से लापरवाही करता है तो उस क्षतिपूर्ति को पूरा करने का दायित्व उसका होता है। ये कर्तव्य है कि वो उस क्षतिपूर्ति को पूरा करे। इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा आता है प्रतियोगी व्यापार से प्राप्त लाभ का हिसाब। अगर कोई साझेदार समकक्ष व्यापार करने वाली फर्म में संचालन करता है तो उससे प्राप्त होने वाला वेतन या लाभ फर्म में दे, ये उसका दायित्व कर्तव्य है। उसे ये कर्तव्य पूरा करना पड़ेगा, वो फर्म को देना ही पड़ेगा ताकि वो फर्म के हिस्से का लाभ माना जाए। लाभ हानि विभाजन का सही अनुपात में करना, जो फर्म का लाभ हुआ उसका विभाजन सही हो, ये भी साझेदारों का कर्तव्य है कि वो सही तरीके से बांटा जाए, सब में एक निर्धारित अनुपात में बांटा जाए। इसके बाद आता है फर्म की संपत्ति का निजी कार्य के लिए प्रयोग न करना, पर्सनल यूज। आप किसी भी फर्म की संपत्ति को अपने पर्सनल यूज में ना लाएं। संपत्ति जो फर्म की होती है उसे फर्म में ही प्रयोग किया जाए, फर्म से अलग नहीं। ये कर्तव्य भी साझेदारों का होता है, इस कर्तव्य को भी उन्हें निभाना पड़ेगा। इसके बाद आता है फर्म की संपत्ति पर अधिकार। जितनी भी फर्म की संपत्ति है उस पर सबका अधिकार होता है, सभी साझेदारों का बराबर का अधिकार है, इसलिए वो उस कार्य के लिए भी कार्य पुनः कर्तव्य में भी ऐसा है। सारी संपत्ति व्यापार की होती है लेकिन पर्सनल में नहीं होगी। उसके बाद आता है व्यक्तिगत लाभ का हिसाब देना। अगर हम कोई व्यक्तिगत लाभ कमा रहे हैं फर्म से, फर्म की संपत्ति का प्रयोग करके या फर्म से किसी भी प्रकार का लाभ ले रहे हैं व्यक्तिगत, तो वो भी हमें फर्म को देना होगा, ये हमारा कर्तव्य है। व्यवसाय संबंधी सूचनाएं देना। जो व्यवसाय फर्म कर रही है उससे संबंधित सभी सूचनाएं व्यापार को दी जाएं। अगर हमें उससे संबंधित कोई सूचना हमारे पास अतिरिक्त है, पर्सनल है, वो भी हमें उसे देनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। अपने अधिकारों के अंदर कार्य करना। जो अधिकार हमें दिए गए हैं, जहाँ तक हमारा क्षेत्र निर्धारित किया गया है, जिस क्षेत्र के अंदर हमें कार्य करना है, हम उससे बाहर ना जाएं, हम उसी के अंतर्गत कार्य करें, वहीं तक हम रहें, उससे बाहर जाने का कष्ट न करें। कपट के द्वारा हानि की क्षतिपूर्ति। हमें फर्म को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, फर्म को कपट नहीं करना चाहिए, फर्म के साथ कपट नहीं करना चाहिए जिससे उसे हानि हो। अगर फर्म से कपट करने पर हमें हानि होती है और वो हानि की क्षतिपूर्ति भी हमें करनी होगी। पहले आया कि फर्म में अगर जानबूझ कर कोई लापरवाही की गई है तो उसकी क्षतिपूर्ति हमें करनी होगी। इसके बाद आते हैं साझेदार के दायित्व। दायित्व जो हमारी जिम्मेदारी है वो दायित्व के अंतर्गत आएंगे, जिन्हें हमें भविष्य तक पूरा करना होता है, वो हमें पूरा करना पड़ेगा, वो दायित्व के अंतर्गत मानी जाती है। जैसे पृथक एवं संयुक्त दायित्व। दायित्व में ये निर्धारित करना है कि फर्म में जो साझेदार हैं उनका दायित्व अलग अलग होगा या संयुक्त होगा, किसका सीमित होगा, किसका असीमित होगा, इसका भी उसके अंदर जिक्र होना चाहिए। ये कर्तव्य है, दायित्व के अंतर्गत आता है कि हमारा क्या सा दायित्व होगा। छल या कपटपूर्ण व्यवहार की दशा में दायित्व। अगर कोई साझेदार छल या कपट करता है तो उसका दायित्व कैसा होगा, उसके प्रति उसे क्या सजा दी जाएगी, उसे क्या करना होगा, इसका भी इसके अंदर वर्णन होना चाहिए। नियम का उल्लंघन करने की दशा में अगर कोई साझेदार फर्म के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका दायित्व क्या होगा, उसे कितना दायित्व चुकाना पड़ेगा, क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, ये भी इसके अंदर वर्णन किया जाना चाहिए। इसके बाद साझेदारों द्वारा धन या संपत्ति का दुरुपयोग किया जाना। अगर फर्म के धन या संपत्ति का दुरुपयोग करता है तो उसका दायित्व होता है कि उस धन और संपत्ति के बदले होने वाले लाभ को वो फर्म को दे, ये उसका दायित्व है। या इसके अलावा जो सब साझेदार उसका दायित्व निर्धारित करेंगे वो उसे मान्य होगा। इसके बाद आता है साझेदार के दिवालिया होने पर। यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि साझेदार दिवालिया होता है तो उस समय क्या दायित्व होता है। जो साझेदार दिवालिया हुआ उसकी निजी संपत्ति जब्त कर ली जाती है। उसके बाद जो पूंजी की हानि रह जाती है, और जो साझेदार दिवालिया नहीं हुए हैं वो साझेदार उस पूंजी की हानि को किस अनुपात में बांटेंगे, ये दायित्व निर्धारित होना अनिवार्य है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। इस पर वाद विवाद जरूर खड़े होते हैं, इसलिए ये भी उसका दायित्व पूरा निर्धारित हो जाना चाहिए। साझेदार की मृत्यु होने पर यह भी एक दायित्व है। साझेदार की अगर मृत्यु हो जाती है और वो साझेदार मृत्यु होने के बाद उसके उत्तराधिकारी को
कितने प्रतिशत या किस प्रकार उसका भुगतान किया जाएगा, ये वर्णन होना चाहिए। दायित्व में मृत्यु के समय उसके उत्तराधिकारी को पेमेंट देना है, वो किस तरह दिया जाएगा, वार्षिक भर्ती के आधार पर या सामान्य या पूरा पेमेंट कैसे दिया जाएगा। ये थे साझेदारों के दायित्व। इसके बाद एक साझेदारी में आपस में सहयोग बनाना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।